आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। आज जुमा है, आपकी कॉल्स का दिन। नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे भी चलते रहेंगे। 02132330923 28 और 30। पहली कॉल है रावलपिंडी से मोहम्मद सलीम साहब की। जी भाई। साहब वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा कोई पेंशन से मुतालिक तो आज कोई भी सवाल नहीं है। मुझे किसी जमाने में ना पसंद का बड़ा शौक रहा है जी। 1962 में इलेक्शन हुए बीडी मेंबर के, फिर 64 में मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन हुए। मुझे उस वक्त से सियासत का शौक रहा, लेकिन नेशनल बैंक के पेंशन मामला से हमें इसकी बात करने की हमें हिम्मत नहीं हुई। तो मेरे जहन में एक बात आ रही है सर काफी दिनों से कि ये जब पार्लियामेंट का इजलास होता है, कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का इजलास होता है, तो वहाँ बड़ा शोर मचाया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किए जाए, प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किए जाए, क्योंकि वो उस हल्के की, अब उस आदमी ने, उस उम्मीदवार ने उस हल्के की नुमाइंदगी करनी है। ठीक है सर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस सवाल का जवाब ना मुझे वैसे फवाद चौधरी साहब ने मुझे दिया है, मैं फिर आपको बताऊंगा अभी। तो सर वो अब ये मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, 17 सितंबर 2017 को नेशनल असम्बली से वो मुंतखब हुई थी, वो हलफ नहीं उठाया अपनी जिंदगी में। दूसरा, हमारे इलाके रावलपिंडी से चौधरी निसार साहब हो गए, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, इन्होंने हलफ नहीं उठाया। आप मुझे बताइए सर, उस हल्के के जो अवाम की नुमाइंदगी वो कौन कर रहा है? और क्या पार्लियामेंट ने कोई आइन बनाया, कोई कानून बनाया, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाई है सर? ये और दूसरा ये कि फवाद चौधरी साहब ने मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आर रूल्स आर साइलेंट इन दिस रिगार्ड। तो सर आप मुझे जरा इसमें मेरी रहनुमाई कीजिए, मैं इस बारे में बड़ा उलझा। जी बिल्कुल, बेहतर है, आपने बहुत अच्छा मसला उठाया है कि ठीक है, एक एमएनए या एमपी अरेस्ट है तो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर की तो बड़ी बात होती है, लेकिन जो गैर हाजिर है, और आपने दो बिल्कुल मिसालें भी दी हैं, अगर कोई रूल नहीं है तो ये अफसोसनाक बात है। मेरा ख़्याल है कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि रूल है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो एक ख़ास मुद्दत डेफिनेटली होनी चाहिए कि अगर उसमें कोई आदमी अपने हल्के की नुमाइंदगी के लिए दानिस्ता बग़ैर किसी जेन्युइन वजह के नहीं आता तो फिर उसकी रुकनीत जो है वो मनसूख की जानी चाहिए, और एक हद रखनी चाहिए कि पार्लियामेंट के 2 सेशन या 3 सेशन या उससे ज़्यादा अगर वो मिस करे तो फिर वो कानून को ख़ुद ब खुद हरकत में आ जाना चाहिए। बहुत सारे ममालिक में ये कानून मौजूद है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यहाँ है या नहीं है, मेरा ख्याल है होना चाहिए। राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी वसतुल्लाह साहब, मैं बात करूँगा जल्दी से। ये जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला हुआ है, आपको याद होगा फरवरी में जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया के हालात बिगड़े थे, उस वक्त हमें पता चल गया था कि जी हम डिप्लोमेटिकली बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि किसी ने खुल के पाकिस्तान की इस तरह हमायत नहीं की थी जिस तरह करनी चाहिए। उसके बाद बीजेपी के जो इलेक्शन मंशूर था उसमें ये सारी चीज़ें थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए दुआ गो थे वो जीत जाए। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का मैंने खुद इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा जी हम 15 अगस्त को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ये करेगा। तो अगर कर रहे थे तो भैया आप 3-4 महीने सोते क्यों रहे? आपने क्या अपने तौर पे किया? आपने इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने पे वोट दे दिया, आपने उनका फजाई रास्ता खोल दिया। अभी आप जो कुछ कर लें, इंडिया एक खड़ाराम मुल्क है, वो कुछ नहीं सुनेगा। अगली बात मैं करूँगा, देखें इसका हल जो है मेरे नज़दीक, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं अपनी ज़ाती राय जो है, इसका हल डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। आपको याद होगा 1987 में जब ब्लास्ट एक्सरसाइज हो रही थी पाकिस्तान, तो इंडिया ने पूरी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे लगा दी थी। ज़िया-उल-हक क्रिकेट का मैच देखने का उन्होंने इंडिया के राजीव गांधी को कहा जी आप फौज हटाएं, नहीं हटाएंगे तो मैं पाकिस्तान जाके सिर्फ फायर का लफ्ज़ बोलूँगा। तो राजीव गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर तो थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने राजीव गांधी के माथे पे पसीना देखा। तो समझ जाते बाजवा साहब कदम बढ़ाएं, पूरी कौम आपके साथ सीसा पिलाई हुई दीवार है की तरह खड़ी होगी। हम एक एक बच्चा बड़ा बूढ़ा कट पड़ने के लिए तैयार होगा। आखिरी बात मैं एक चीज़ थोड़ी सी करूँगा, वो कहूँगा कि जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हम शर्मिंदा हैं, बुरहान मानी हम शर्मिंदा हैं, कश्मीर के नाम पे मर मिटने वाले गुमनाम मुजाहिद हम शर्मिंदा हैं, कश्मीर के नाम पे माए बहनों जाति बर्दाश्त करने वाले हम शर्मिंदा हैं, कश्मीर के नाम पे मासूम बच्चे जवान बूढ़े शहीद होने वालों हम शर्मिंदा हैं, कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर हम शर्मिंदा हैं,
उन माओं से हम शर्मिंदा हैं जिन्होंने अपने लालों को कश्मीर के बॉर्डर पे शहीद कर दिया। हम उन बहनों से शर्मिंदा हैं जिन्होंने अपने जवान भाइयों को इस बॉर्डर पे शहीद कर दिया। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। राशिद शेख साहब हैं कराची से। वालेकुम अस्सलाम साहब। वाई साहब, मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात मुकम्मिल कर लूँ। कई मौजूआत हैं जी। सर। एक तो सबसे पहले ये कि मेरी दादी बोला करती थी, बेटा कभी झूठ ना बोलना अपने कारोबार पे, घर पे, क्योंकि इससे बरकत हो जाती है आपके कारोबार की। तो सर मैं यही देख रहा हूँ आजकल के हुक्मरानों को जो हमारे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता इन्होंने कुछ सच भी बोला है। पूरे पाकिस्तान की सर बरकत हो गई। कोई महकमा, कोई इदारा अगर आप बोले ऊपर की तरफ जा रहा हो, हर चीज डिक्लाइन की तरफ है टोटल। सर पिछले साल तक मैं अपने बच्चों को आम खिला सकता था, यकीन करें सर। रात को डबरोटी लेने निकलता हूँ, बच्चे साथ होते हैं, आम के ठेले वालों को देख के बच्चे कहते हैं बाबा आम। अब मैं उनको आम 4-4 दिन सर दिलाता नहीं हूँ, कोई ना कोई गोली दे के उनको चुपचाप घर ले आता हूँ। ये हालात कर दिए। ना हम अपर क्लास में जा सकते हैं, ना हम लोअर क्लास में जा सकते हैं। मिडिल क्लास को तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया और इस जिटाई पे झूठ बोला जाता है। आज हमारी इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं इमरान खान के साथ सारी दुनिया के ममालिक इनके साथ हैं। सर आप मुझे बताएं, कश्मीर के मौजूद पर हमने इनका सौदा कर दिया, उन बेचारों के वाकई अभी पिछली कॉल बड़े हम शर्मिंदा हैं लोगों के सामने। तो उन्होंने किस मकसद के खातिर 70 साल से वो लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी जानें दे दी। अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है कश्मीरी भाइयों तक तो मैं उनको बताऊं कि वो अपना सेटिस्फाई हो जाएं, और अगर उनको लड़नी है अपनी जंग आज़ादी तो अपने बलबूते पे लड़ें। वो तो हमारे आसरे पे ना रहें। अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट और कोई भी सर कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंडिया ने जो करना था कर दिया। अब हमने उनको खामखा एक लाल बत्ती के पीछे लगाना है, ठीक है। अब दूसरी बात है सर, ये जो एहतसाब हो रहा है, आप ये देखें कि एहतसाब करने वाले हमारे जज जो हैं वो, अब मैं उनका क्या नाम लूँ सर, अगर 72 साल की उम्र में कोई मैं सर होता उनकी जगह और मैं ये ठरक पड़ने की हरकत करता, तो सर आप बताएं कि मैं उनकी हिम्मत को शाबाश हूँ कि वो किस तरीके से अपने खानदान, अपनी फैमिली के अंदर फेस करते होंगे। और फिर वो आगे एक तकरीर भी टीवी के ऊपर करते हैं कि नैब जो है खवातीन की बहुत इज्जत करता है। वो तो सर हमने उनकी देख ली उनकी हरकतें। उनको तो सर फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा सी भी शर्म हो उनके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका राशिद शेख साहब। इमरान उमर साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, जो 2 कॉलर थे उनकी बातें तो खैर बहुत बड़ी थी। मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा, लेकिन उसके बाद आपका कमेंट जरूर उसके लिए मुझे चाहिए होगा। अभी पिछले दिनों यानी तकरीबन कोई 15 दिन या 1 हफ्ते पहले मैट्रिक का कुछ रिजल्ट इस तरह आया कि जिन बच्चियों की पोजीशन, खास तौर पे बच्चियों की बात करूंगा, 90 या 89% थी, उनको उन्होंने धकेल दिया 80% पे। किसी की 81 दे दी। अच्छा, बच्चियां रो रही हैं, बिलक रही हैं, सोशल मीडिया पे सारा ये तमाशा सब देख रहे हैं, लेकिन कहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। आदमी क्या कश्मीर को रोए और क्या फलस्तीन को रोए। यहाँ तो जो बेचारे बच्चे अपनी उमंग से पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं, किसी का ख्वाब कुछ है, किसी का डॉक्टर बनने का है। एक मिनट, आपने फरमाया कि 91 से 81 पे धकेल दिया, मैं समझा नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मकसद ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 9th में उनकी परसेंटेज 90 आ गई। मैट्रिक के रिजल्ट में 100% उन्होंने नताइज दिए, 100% मेहनत की। उनके टीचरों ने भी देखा, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उनको देख रहे हैं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमने मैट्रिक का पेपर 100% दिया है। 9th में उनकी परसेंटेज आ गई जनाब अली 89, 90। मैट्रिक में उनको 80% दे दी। अच्छा, फिर कॉपी चेक कराने का कोई तरीका नहीं तो मुझे नहीं मालूम कि आप ये क्यों कह रहे हैं 90%, और अगर ज़ाहिर है कि एवरेज अगर 2 सालों का लगाएं तो ये करीने क़यास है कि हो सकता है 80 या 81 हो। मुमकिन है, या तो फिर ये है कि बच्चे खुद ही अपना पेपर चेक कर लें, फिर असातिज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मैं आपकी ये बात मान लेता कि जी एक बच्ची जो कि 90% नंबर लेती है और फिर उसने अचानक जो है वो उसने 40% या 50% नंबर लेने शुरू कर दिए, तो उस पर सवाल उठ सकता है कि ये बच्ची का कसूर है या टीचर का कसूर है। लेकिन 90 और 80 में तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। एक वक्फ़ा ले लें और उसके बाद आपकी कॉल्स और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक। आज आपकी कॉल्स का दिन है। मिसिज मुमताज़ कुरैशी कराची से। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक ठाक है। आज आप अकेले अकेले क्यों हैं? कहीं आप 5 सदी के साथ की तरह कोई आपके असल में ईद की छुट्टियों का माहौल शुरू हो चुका है, सब मुझे छोड़ गए हैं, क्योंकि मुझे फिक्र लगी रहती है अपने भाइयों की, क्योंकि मैं भी एक साथी की बीवी हूँ। अगर कभी भी मदद की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ आपके। मैं बिल्कुल पहली मदद आपके राब्ता करूंगा मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक और चीज है भाई, इधर बोलने की सजा इतनी ज्यादा है, आप खुलकर बोला करें। अब मरियम बीबी ने जरा बेचारी ने बोलना शुरू किया, अरेस्ट हो गई। क्या शान है, क्या आप कश्मीर के लिए भी नहीं बोल सकते? अच्छी बात है। मैं तो ईमान से कसम से मैं सब करती हूँ कि हमें कश्मीर के ऊपर बोलने की भी इजाजत नहीं है। वो कश्मीरी बाप की बेटी है, कश्मीरी खानदान की बेटी है, मैं भी एक कश्मीरी बेटी हूँ। अब क्या हद हो गई है? आप एक पेट के क्यों नहीं लोगों को लेकर आते? खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे कि आप क्या मुल्क बाकी के मुल्कों को सबक देना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप उठ के खड़े हो जाए। मेरे साथी भाइयों, मैं आपको सलाम करूंगी, आप लोग खड़े हो जाए। कल को आप मेरा पूरा कश्मीर भी ना खुआ दो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। पहले हम ठीक से बैठ जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह खड़े होने की भी कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा दिलावर साहब हैं फैसलाबाद से। जनाब। जी सर। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। जी सर, मैंने आज बिलावल साहब का एक बयान सुना था। कह रहे थे कि इमरान साहब ने अपना कश्मीर दे दिया। जी जी सर, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये बिलावल साहब किस लिहाज से बात करते हैं। ना इनकी पैदाइश पाकिस्तान में, ना इनकी तालीम और तरबियत पाकिस्तान में, ना इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना ये रहने वालों के साथ। अच्छा, जिसकी पैदाइश पाकिस्तान की ना हो और जो पाकिस्तान में ना रहे उसे कश्मीर में बात करने का हक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, ये बात नहीं है। बात ये है कि वो इस लेवल पे बात करें ना जिस लेवल पे वो पाकिस्तानियों की हिमायत किस लेवल पे बात करें, बताइए जरा, किस लेवल पे बात करें? जिस तरह से सूबा सिंध में वो काम कर रहे हैं, जिस लेवल में सूबा सिंध में काम कर रहे हैं उसी लेवल पे बात करें। नहीं, अगर सूबा सिंध में उनकी हुकूमत नाअहल है तो वो कश्मीर पे बात नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, कश्मीर पे नाअहल, कश्मीर वाली बात करने वाली है। अगर कश्मीर वाली बात करने वाली है, देखिए वो इस तरह से बात करें। इनकी वालदा ने भी तो सिखों की लिस्टें दी थी ना। अच्छा बस ठीक है, अगर आप तुले में हैं अपना मुकदमा साबित करने पे तो मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसको अगर आप लॉजिकली देखने की कोशिश करें या ऑब्जेक्टिवली, तो शायद ये जो इस वक्त की घड़ी है पाकिस्तान पे ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टिव अंदाज में देखने की कोशिश करें चीज़ों को, जज्बात को बालाए ताक पे रख के। कौन है? पेशीन से हैं मोहम्मद शब्बीर साहब। जनाब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा पूछना ये था सर, यहाँ पे कश्मीर के हवाले से डिस्कशन हो रही है। जी जी। लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर जो हालात बने हुए हैं, फाटा बलूचिस्तान की बात कर ले। हाँ। तो फाटा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी का बजट बलूचिस्तान के तरक्याती बजट से ज्यादा है। यानी इस वक्त 45 बिलियन से ज्यादा हम सिक्योरिटी की मद में बलूचिस्तान के सूबाई बजट से एसपी को दे रहे हैं। जी जी। और वही हमारे सूबे में इस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इसी तरह सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा बच्चों की जो यहाँ पे अमवात है। इसके बावजूद यहाँ पे हम कश्मीर को तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल में है, जो हमारे अपनी बस में, उस हवाले से हम क्या कर रहे हैं? क्यों डिस्कशन नहीं हो रही? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कश्मीर का मसला भाईजान ये 5 अगस्त से ही ऊपर आया है। उससे पहले जो बलूचिस्तान या उसके जो मसाइल या उसके बारे में शिकायत या इंसानी हुकूक़ की जो सिचुएशन है उस पर मुसलसल बात होती रहती है। लेकिन मसला ये है कि हम में से हर कोई, अगर कोई गांव का है तो वो चाहता है कि सिर्फ़ उसके गांव की बात हो, अगर किसी सूबे का है तो वो चाहता है उसके सूबे की बात हो। दुनिया में आसपास और जो कुछ हो रहा है हमारा ख्याल है कि उसकी बात भी होनी चाहिए और इन मसाइल की भी साथ साथ बात होनी चाहिए। जोड़ना मुनासिब नहीं है कि ये करें और वो ना करें, ये ज़ाहिर है कि मुनासिब ना होगा। काजी ज़ीशान साहब हैं अटक से। जी काजी साहब। वालेकुम सलाम।
कैसे सर? ठीक है, खैरियत है। अल्लाह का मैं थोड़ा सा मौजू से हट के बात करना चाहूँगा सर। काफ़ी अरसे से सोचा था कि हम लोग यानी जो भी गवर्नमेंट आती है वो प्रेफरेंस देती है, अहमियत देती है कि जी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, ठीक है सर। उसके लिए मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है कि हम क्यों एक्सपोर्ट अपनी इनहेंस नहीं कर पा रहे, उसकी जहाँ तक मैं पहुँचूँ सर, हम जो भी एक्सपोर्टर है या पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते कि इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए वो हमारे मतलब मैन्युफैक्चरर्स को या फैक्ट्री ओनर्स को और वर्कर्स जो स्किलफुल हैं उनको सर मेरे ख्याल में एक आइडिया ही नहीं है, समझ ही नहीं है, एक्सपर्टीज ही नहीं है कि उसकी। तो क्या करें, मशवरा दीजिए कोई। जी सर, मतलब देखिए करने का मकसद ये है कि ये चीज हमें एजुकेशन सिस्टम में से निकालनी पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं अगर पूरी दुनिया का जायजा लें तो उनमें प्रोफेशनल और मॉडर्न और आज के तकाज़ों के मुताबिक जो है मुफीद प्रोफेशनल तालीम देनी पड़ेगी। आप यही चाह रहे हैं ना सर? उसका एग्जांपल बहुत क्लियर है। हमें स्किल्ड लेबर और स्किल्ड वर्कर्स और ऑनेस्टी और सारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे भरपूर इस्तेफादा करना पड़ेगा और उसके लिए सहूलतें देनी पड़ेंगी। यही कह रहे हैं आप? एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का है कि वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में और अमेरिका में भी वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। हमें अपने एक्चुअली यूनिवर्सिटीज की अगर आप हालत देखें तो वही रटा सिस्टम वहाँ पर भी प्रीवेल। हाँ, ये सब जो भी आप कह रहे हैं A to Z ये सब बदलना चाहिए। ये सब फरसूदा है और जितनी जल्दी बदले उतना ही अच्छा है, वरना हम कभी भी माशी तौर पे और वैसे भी कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकते इस ग्लोबल विलेज में। थैंक यू सो मच। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद यामीन साहब हैं कराची से। जी भाई। जी ये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ जी हुकूमत पाकिस्तान से। जी कश्मीर को उन्होंने आज़ाद करा दिया है, लेकिन और जो पॉलिसी उन्होंने अख्तियार किया है खुद अपने हाथों से कश्मीर को फरोख्त किया इमरान खान ने। ये झूठा आदमी है और इसने कभी जी लाइन ड्रॉप हो गई। मजहर रफीक साहब हैं रावलपिंडी से। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? करिए। मैं ठीक ठाक बिल्कुल। सर मैं दो बात से उनसे बात करना चाह रहा था। एक तो पहला इशू ये है कि जैसे ईवान बाला में आजकल जो हालात देखता हूँ अपने जो पार्लियामेंटेरियन में यानी दुख होता है इनका, यानी कि देखिए हम लोग इनको सिलेक्ट करके भेजते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इनकी तरह हैं जी, क्योंकि कहते हैं ना जैसे यानी कि जैसा हमारा हुक्मरान वैसी अवाम है जी, जैसी प्रजा वैसा राजा। सही बात है बिल्कुल। तो जैसे यानी कि फवाद चौधरी और वो मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, उनकी देखें कैसी तकरार होती है, इतनी शर्म आती है लोगों को। कम अज कम या जो चला रहे होते हैं उनको चाहिए कि इनको कम अज कम कोई सजा देनी चाहिए ऐसी गुफ्तगू करने पे, ऐसी लड़ाई करने पे जी। वो कम अज कम यानी कि बैन करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और दूसरी एक और बात कश्मीर के हवाले से ये करना चाह रहा हूँ जी, ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कैसे यानी कि मेरी एक नाकिस राय है मुताबिक जो बल्तिस्तान का जो एक उन्होंने फैसला किया था कि जैसे सूबों में तो वो भी तो ज़ाहिर कश्मीर का हिस्सा था जी। तो ऐसे इंडिया ने भी ज़ाहिर इंडिया का था, जैसे हम यानी कि बल्तिस्तान में हमारा यानी कि कब्जा था, हमने उसका अपना सूबा बना लिया, ऐसे इंडिया को शेरी चढ़ दी, उन्होंने भी यानी ऐसा कर दिया। तो मेरे ख्याल में फ़र्क है मज़हर साहब। हमने बिल्कुल सूबा नहीं बनाया, हालांकि उनकी ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान वालों की कि 5वां सूबा बन जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बनाया। पाकिस्तान आज भी इसे डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल टेरिटरी समझता है और जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाक़ा है वो भी उस तनाज़े की वजह से बिल्कुल मुअल्लक़ है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर का इलाक़ा मुअल्लक़ है। और पाकिस्तान ये समझता है कि हतमी फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक जब तक ना हो जाए
तो इनकी किस्मत में मुअल्लक़ रहना ही है। जबकि उसके मुकाबले में इंडिया ने 5 अगस्त को जो अपने कब्ज़े में जो कश्मीर और लद्दाख का इलाक़ा था उसको इंडियन यूनियन में ज़म कर लिया है, मर्ज कर लिया है, उसका वजूद उन्होंने अपने ख़्याल में ख़त्म कर दिया है। तो बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में और इंडिया के इलाक़ों में। आरिफ साहब, एहसानुल्लाह साहब हैं पेशावर से। हेलो जी। जी जनाब। जी पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी सर, ये जो मैं चंद चीज़ें आपके जहन में लाना चाहता हूँ जो रोज़ाना हम टीवी देखते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है, मरियम नवाज और शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ वगैरह। तो ये सारे लोग वैसे कौम का टाइम ज़ाया करते हैं और जो कुछ इन लोगों ने किया है वो तो ऑलरेडी इन्होंने किया है। अब जब किया है तो इन चीज़ों को ये मानते नहीं हैं। एक दूसरे कौम की और जो है ना इतना पैसा इस पर खर्च होता है, पार्लियामेंट रोजाना इसकी वजह से डिस्टर्ब है, पूरा सिस्टम इन लोगों की वजह से डिस्टर्ब है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को इनके पास जो अदालतें हैं वहाँ जाकर अपना क्लियरेंस करे। बस इसमें तो बकाया जरूरत क्या है कि पार्लियामेंट में आकर पूरा सेशन खराब करते हैं, पूरा सिस्टम खराब करते हैं। तो ये चंद चीजें हैं कि नवाज शरीफ और इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसका खामियाजा भी हम लोग भुगते। अगर ये उस वक्त ये सोच है, अगर ये लीडरों का सोच रखते तो इन्होंने तो लीडरों का सोच नहीं रखा है, इन्होंने तो सिर्फ बिजनेसमैनों का सोच रखा है। पैसे कलेक्ट करो और कौम को दबाओ, खूब दबाओ। इन्हीं शुगर में इन लोगों ने बनाए। जी बिल्कुल। वो चीजें जो है जिसकी बहुत ज्यादा मांग है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी बहुत ज्यादा वो है, तो ये सारा चक्कर है। अब परेशान है, हम लोगों को भी इन्होंने परेशान किया है। हाँ एहसानुल्लाह साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन ज़ाहिर है वो काबिल गौर हैं। अर्ज़ सिर्फ इतना है कि ये जो लोग भी पार्लियामेंट में जाके शोर मचाते हैं इन्हें भी अवाम ने ही मुंतखब किया है। अब इनके आप कंडक्ट पे बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, ये फ़िलहाल इनका जो स्टेटस है वो मुल्ज़िम वाला है और जो मुजरिम है वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, वो तो जेल में ही है। लेकिन जो मुल्ज़िम है जब तक कि उस पर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए या उसके लिए सज़ा ना हो जाए तो वो तो पार्लियामेंट में आ सकता है। तो अब आने के बाद अब क्या कंडक्ट होता है इस पे ज़रूर बात हो सकती है। एक वक्फ़ा ले लें और उसके बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। फैज़ बख्श साहब हैं दुबई से। जी फैज़ भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, पहली बात तो ये मेरा नाम सही करना है। पिछले मरतबा आपने फयाज भट्ट कह दिया था। अच्छा, मेरा नाम फयाज भट्ट है। सर जी 3 बातें कहूँगा जी। तो अगर ये किसी हिंदू कंट्री में होता, तो मुस्लिम कंट्री में होता कश्मीर, तो इसको फौरन आज़ाद किया जाता है। जैसे आपके सामने मिसाल इंडोनेशिया से, दूसरी आपके सामने मिसाल दारफुर सूडान से जी, और फिर आपके सामने एक मुसलमानों की मिसाल पड़ी है फ़लस्तीन की। तो ये सफारती ताल्लुकात ये वो कर रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज तक 70 साल तक इन्होंने किया क्या है कश्मीर के लिए? आज कश्मीर करो ना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जो पहले कुछ नहीं कर पाए आज भी कुछ नहीं करेंगे जी। तो कश्मीरियों को उनके ऊपर छोड़ें, वो क्या करना चाहते हैं। ये अपना ये हीरोना होते रहेंगे करप्शन और उसके चक्कर में पड़े रहेंगे। कश्मीर के मसले में कभी भी ये अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं आएगी जी। ये अपनी अपनी सियासत करते हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाते रहेंगे, कभी भी कश्मीर के सीरियस मसले पे हल नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये सर, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी मीडिया जो, जैसे इंडिया मीडिया को देखो, हर पाकिस्तानी की बात वो हर रोज किसी न किसी चैनल पे कुछ न कुछ चल रहा है। हमारे चैनल पे क्यों नहीं इंडिया की हिस्ट्री को उठाया जाता है? जैसे हैदराबाद है, बीच में सुन रहा था असेंबली में, हैदराबाद है, चेन्नई है, ये वगैरह भी पाकिस्तान के आने में थे उस टाइम जब तकसीम हुआ था। तो हमारे मीडिया क्यों नहीं ऐसे प्रोग्राम करता, क्यों नहीं दुनिया को आगाह करता
कि इन चीजों पे हम भी देखें, दुनिया को समझाएं भी ये आने वाला था, ये उस टाइम हमारे साथ हुआ था जी। ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? हमारी मीडिया में इतनी पावर नहीं है, हमारे पास काबिल लोग नहीं है, इसकी वजह क्या है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, आप बिल्कुल आपने टू द पॉइंट जो है गुफ्तगू की है कि हमें कुएं के मेंढक बनने की बजाय बड़े तनाजुर में, बड़ी पिक्चर में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जो है चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, पढ़ना पड़ता है, तहक़ीक़ करनी पड़ती है, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, और हम लोग आदी हैं टॉक शोज़ के कि 3 मेहमान आ गए, एंकर आ गए और आपने ये कहा और आपने वो कहा, उसके आदी हो चुके हैं। लिहाजा हमें ये मेहनत खलती है, लेकिन आपकी तजावीज़ सब की सब जो हैं वो होनी चाहिए। इसी तरह ही नैरेटिव बनता है कौमों का। बहुत शुक्रिया। सैयद वाजिद अली साहब हैं कराची से। हेलो सैयद वाजिद अली साहब। शाहद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर आज मैं आपको साथ साथ कश्मीरियों को भी सलाम करता हूँ और मेरे पूरे घराने की तरफ से उनको सलूट, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो शहादतें ले रहे हैं, और माओ बहनों की या मेरी बेटी की और मेरी बहन की इज्जतें पामाल हो रही हैं, उन सब के लिए दुआ गो, उनका अल्लाह मियां उनको ताकत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। अब यह सवाल, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए आप ये सोचिए कि हमारी कौमी असम्बली में क्या सवाल उठता है। इन कैमरा अगर ये सवाल हो रहा होता है कि क्या हमला कर दूं, तो दूसरा कह रहा नहीं नहीं, माने कितना बुजदिली का। आप पता हमारी फौज ने कितनी का 71 में लोग कहते हैं फॉल हुआ, वो तो नियाजी ने हाथ डाला और आज भी नियाजी है, लेकिन हमारी फौज लड़ती रही है। मार्च अप्रैल तक जो जेसोर में, राजशाही में, कोमिल्ला में, बॉर्डरों पे वहाँ लड़ते, वो सिपाहियों का, वो फौजियों का तो कोई नाम भी नहीं लेता, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा हम हथियार नहीं डालेंगे, नियाजी टाइप के डाल देते। और आज भी किस्मत में हमें फिर नियाजी मिल गए जो आज तक बढ़ के बोल सके कि नहीं हम सारे रास्ते खत्म कर रहे हैं। जी जी हाँ। अल्लाह दित्ता साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सर। जी अल्लाह दित्ता साहब। सर कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे टीवी पे रोजाना प्रोग्राम चलते हैं करंट अफेयर के, ठीक है जी, और हमारे बच्चे भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन यकीन माने कि तहजीब का जो दायरा है बिल्कुल उस दायरे से तमाम हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खारिज हो चुके जी, ठीक है। किस और पार्लियामेंट में जो अभी खिताब किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, तो यकीन माने देख के सुन के बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी बातें सुने हम। सही, हमें बड़ा दुख होता है। तारा साहब को देख लें, इधर शेख रशीद साहब को देख लें, इन लोगों ने टीवी पे आके जो बातें करते हैं जैसे हमारे मसाइल का हल कोई भी नहीं होता। और यकीन माने जिस इलाके से मैं आपको फोन कर रहा हूँ, यहाँ पे नून लीग के चौधरी फजल चौधरी साहब 10 साल हमारे कैंडिडेट रहे, ठीक है सर जी। हेलो जी 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 10 साल हमारे कैंडिडेट रहे जी, और कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया उन्होंने। हता कि हमारे इलाके को उसी तरह बैकवर्ड छोड़ो, हम कैपिटल पाकिस्तान में रहते हैं, रहने के बावजूद भी हमें कोई सहूलत उन्होंने नहीं मुयस्सर किया जी, ठीक है सर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो लोग आके टीवी पे इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, तो आइंदा फिर जो आइंदा फिर तो आप ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा सोच समझ के वोटिंग कीजिएगा। इसके अलावा फौरी हल तो मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा। बहरहाल कॉल्स का शुक्रिया। आज ज़ाहिर है कि हमारी गुफ्तगू का दिन नहीं था, आपको सुनने का दिन था। हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। ईद की पेश की मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ आप सबको। अल्लाह ताला ये ईद आप सब के लिए खुशियाँ लाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।